हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी रूपरेखा में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला है सामने, अपर पीसीएस, उत्तराखंड अपर पीसीएस और आबकारी का एग्जाम आने वाला है और कुछ हवलदार प्रशिक्षक वगैरह के एग्जाम है आपके। तो उन सभी एग्जाम के लिए और दिसंबर में आपका उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज परीक्षा वाणी की हम लोगों ने चलाई हुई है और परीक्षा वाणी में जहां जहां पर हमें चीजें की आवश्यकता लगी है वहां पर हम लोग कंटेंट को ऐड भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक ही बुक आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जाए और कंटेंट में आप लोग जो पढ़ते हो इस बुक में वो कमी का एहसास ना हो। तो हम लोग काम कर रहे थे जो परीक्षा वाणी की सीरीज पर बढ़ाते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। और उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में अध्याय नंबर 6 को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में कोई एक एग्जाम मुश्किल से ऐसा जाता होगा जिसमें से इस चैप्टर में से प्रश्न ना उठता हो। मतलब हर एग्जाम में लगभग इस चैप्टर में से प्रश्न उठकर चलता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन आंदोलन की बात की थी। छोटे छोटे लेक्चर हम लोग ले रहे हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो यहाँ पर जी, क्योंकि ज्यादा मैटर एक साथ में याद नहीं होता। जब आप लोग एक बार इसमें निकल जाओगे तो फिर ज्यादा मैटर आप लोग एक साथ में तैयार करोगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यहाँ पर जी, उत्तराखंड में वन आंदोलन हम लोग लगभग पढ़कर चले थे। वन आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये थे वन आंदोलन, ये हो चुके थे। अब वन आंदोलन से संबंधित हम लोगों ने पढ़ी थे, यहाँ पर ये बॉक्स भी पढ़ चुके थे नई किताब में हम लोग जी, नई बुक में पढ़ा था। मैती आंदोलन हो चुका था। ये वन संबंधी योजनाएं रह रही है, ये रह रही है यहाँ पर जी। लेकिन वन संबंधी योजना करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वन आंदोलन से संबंधित, उन्हें नोट करते हैं। आप लोग को एक काम करना है, एक पेज निकालना है और उस पेज पर नोट करना। जब उस पेज पर नोट हो जाएगा जी कंप्लीट, तब उस पेज को जहां पर वन आंदोलन लिखे हुए परीक्षा वाणी में, उस पेज को वहां पर चिपका देना। तो आइए हमारे साथ में जो महत्वपूर्ण वन आंदोलन परीक्षा वाणी में छूटे हुए वहां पर जी, उन्हें ऐड करते हैं जरा उस पेज पर और फिर परीक्षा वाणी में लगा देना। तो देखते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक यहाँ पर आंदोलन लास्ट में मैती आंदोलन भी पढ़ा था, उसी के साथ में एक आंदोलन और पढ़कर चलते हैं। जब आइए हमारे साथ, हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं जी, आजादी से पूर्व। आजादी से पूर्व वन अधिकार, हम लोग कहेंगे आजादी से पूर्व वन अधिकार, वन आंदोलन हम लोग देखकर चलेंगे। वन अधिकार कैसे थे आजादी से पूर्व, उन्हें देखकर चले। तो हम लोग यहाँ पर देखें जी जरा, एक आंदोलन हुआ वहां पर जी, टिहरी में हुआ है और वो आंदोलन का नाम क्या था जी, कुंजनी वन आंदोलन। तो पहले आंदोलन का यहाँ पर नाम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जी, कुंजनी। कुंजनी दोबारा लिख देते हैं, ध्यान देना जरा, ये है जी कुंजनी। कुंजनी वन आंदोलन, कुंजनी वन आंदोलन कब का था, 1903 का, 1903-4 का है। कुंजनी वन आंदोलन कहां पर हुआ है, ये टिहरी में। तो हम लोग देखकर चलेंगे टिहरी। कुंजनी वन आंदोलन टिहरी का 1903-4 का है। और देखो किसके खिलाफ चल रहा था यहाँ पर जी, टिहरी के राजा कीर्ति शाह ने कुंजनी वन में हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी, वनों पर जो कानून बनाया है, वनों पर जो कानून बनाया है यहाँ पर जी, उसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ है। तो किस राजा के खिलाफ है, एक प्रकार से हम लोग कहेंगे टिहरी के राजा के खिलाफ है, राजा कीर्ति शाह के खिलाफ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जी, राजा कीर्ति शाह, राजा कीर्ति शाह, राजा कीर्ति शाह के खिलाफ, राजा कीर्ति शाह के खिलाफ आंदोलन चला है जी टिहरी में, कुंजनी वन आंदोलन। और कौन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेतृत्वकर्ता का नाम भी देखकर चलेंगे। नेतृत्व करने वाले कौन है जी, इसके हम लोग पढ़कर चलेंगे जी यहाँ पर जी, कुंजनी वन आंदोलन में अमर सिंह। तो उनका नाम लिखकर चलेंगे जी, अमर सिंह, अमर सिंह। कुंजनी वन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं अमर सिंह। और देखो कुंजनी वन आंदोलन में पॉइंट को ऐड करके चलना, उत्तराखंड में पहला वन आंदोलन है, उत्तराखंड में पहला वन आंदोलन है, ऐड करके चलना। उत्तराखंड में पहला वन आंदोलन, उत्तराखंड में पहला वन आंदोलन। तो एक आंदोलन को हम लोगों ने लिखा यहाँ पर जी पेज पर जी। इसी के साथ में आगे चलिए नंबर 2 पर जी,
एक आंदोलन हम लोगों ने किया है कुइनी वन का। नंबर दो आंदोलन में हम लोग देखकर चलेंगे, जिस समय कुइनी वन था हमने कहा टिहरी में यहाँ पर कुजनी गांव है, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर कुजनी गांव है, टिहरी में यहाँ पर कुजनी गांव, इसके नीचे एक गांव और, इसके नीचे और गांव, इसके नीचे और गांव, हमने कहा अनेक गांव को मिलाकर के एक पट्टी बन गई। तो अनेक गांव को मिलाकर एक पट्टी बन गई, उस पट्टी का नाम पड़ा खास पट्टी। अब पूरी पट्टी में कुइनी में था, कुइनी के पास वाले गांव में चल गया, फिर उसके पास वाले गांव में, मतलब वनों को बचाने के लिए हम लोग देखकर चलेंगे एक पूरी पट्टी में आंदोलन हो गया अनेक गांव में जी, तो उसे कहा गया खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन हम लोग देखकर चलेंगे जरा। खास पट्टी वन आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन को हमने देखा है, अब कब का है ये भी प्रश्न आता है। खास पट्टी वन आंदोलन तो हम लोग देखकर चलेंगे, खास पट्टी वन आंदोलन पर केवल इतना बात लिखकर चलनी है, खास पट्टी वन आंदोलन पर कब का है ये, तो हमें देखना 1906-7 का है, 1906-7 का खास पट्टी वन आंदोलन चला है, ये बात लिखकर चलना जो खास पट्टी वन आंदोलन में हम लोग देखकर चलना। अब एक प्रश्न और भी सुनना जरा, नंबर 3 पर जी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है पेपर की दृष्टि से केवल उतनी बात बता रहे, संपूर्ण कुमाऊं में हम लोग देखकर चलेंगे, संपूर्ण कुमाऊं में वन आंदोलन कब हुआ, वन आंदोलन, संपूर्ण कुमाऊं में वन आंदोलन कब का है, तो लिखकर चलेंगे 1921। 1921 में संपूर्ण कुमाऊं में वन आंदोलन देखने को मिला। ये सब चीजें हम लोगों ने जानी यहाँ पर। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 का, संपूर्ण कुमाऊं में वन आंदोलन कब हुआ है, 1921 में। आइए जरा एक हम लोग पढ़कर चलेंगे जी यहाँ पर जी, नेक्स्ट आगे जानेंगे। मंडल फाटा वन आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जी नंबर 4 पर, मंडल फाटा, मंडल फाटा वन आंदोलन, मंडल फाटा वन आंदोलन। जो मंडल फाटा वन आंदोलन है इसके विषय में जानेंगे हम लोग। जो मंडल फाटा वन आंदोलन है कहां पर है, सबसे पहले तो याद रखें, पहले टिहरी में होता, देवप्रयाग में, अब चमोली में है। ये मंडल फाटा वन आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था ये कि वनों का कटान बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वनों से बहुत ज्यादा आय प्राप्त हो रही थी। जैसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जा रहे थे जो बहुत महंगे बिकते थे, बहुत बड़ी इनकम है जी क्रिकेट के बल्लों से जी, हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी इनकम है। तो वनों का कटान किया जा रहा था, क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जा रहे थे, और जिससे हम लोग देखकर चले इसी प्रकार से वनों की लकड़ी का बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज हो रहा था, अन्य कार्यों में भी जी, अन्य कार्यों में बहुत ज्यादा यूज चल रहा था वनों की लकड़ी का, जिसके कारण से बहुत ज्यादा आय प्राप्त हो रही थी सरकार को। तो सरकार ने क्या किया यहाँ पर जी, एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस कंपनी का नाम था साइमन स्पोर्ट्स कंपनी। साइमन स्पोर्ट्स कंपनी यूपी के है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यहाँ पर ठेका दे दिया यहाँ के वनों को कटान करने का। अब यहाँ के लोगों ने कहा कि गांव हमारा, क्षेत्र हमारा, जंगल हमारे, तो हमें ही ठेका मिलना चाहिए था। अब दूसरे क्षेत्र की कंपनी यहाँ पर वनों का कटान करने के लिए क्यों आ रही है, ताकि हमें थोड़ा सा लाभ मिल जाए और हमारा यहाँ पर आय का साधन चल जाए यहाँ पर जी। तो इस कारण से यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया है, मंडल फाटा वन आंदोलन का, साइमन स्पोर्ट्स कंपनी का विरोध। साइमन स्पोर्ट्स कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया गया था। कब हुआ यह आंदोलन, हमें लिखकर चलना 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को वन आंदोलन हुआ। और यदि हम लोग देखें इस आंदोलन को तो हम लोग लिख सकते हैं आजादी के बाद का पहला वन आंदोलन है, आजादी के बाद का, आजादी के बाद का पहला वन आंदोलन। पहला वन आंदोलन है आजादी के बाद का। तो आजादी के बाद का पहला वन आंदोलन कौन सा मिला है, मंडल फाटा वन आंदोलन हम लोगों ने जाना है, आजादी के बाद का पहला वन आंदोलन यहाँ पर जी। तो कुछ वन आंदोलन जो हमने लिखे यहाँ पर जी, इन्हें ध्यान से पढ़ना, मेन पॉइंटों को लिख रहे केवल जी। अब कुछ और भी वन आंदोलन है तो उनमें भी एक दो नाम हम लोग आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर जी। एक हम लोग जानकर चलना है यहाँ पर जी, एक है बड़ियारगढ़ वन आंदोलन, एक नाम और भी लिखवा देते हैं आपको जरा नंबर 5 पर, बड़ियारगढ़ वन आंदोलन। तो हमने देखा यहाँ पर जी, इसका नाम है जी बड़ियारगढ़
वन आंदोलन, बड़ियारगढ़ वन आंदोलन, इसे जानेंगे। बड़ियारगढ़ वन आंदोलन के विषय में हमने जानना है 24 दिसंबर 1978 का है। कब का है? तो 24 दिसंबर 1978 बड़ियारगढ़ वन आंदोलन को हमें देखकर चलना है। 24 दिसंबर 1978 का है बड़ियारगढ़ वन आंदोलन। और देखो इसी के विषय में जानेंगे किसके नेतृत्व में यह आंदोलन चला। तो नेतृत्वकर्ता का याद रखेंगे नाम, नेतृत्व किसने किया? गोविंद सिंह पंवार ने, गोविंद सिंह पंवार, गोविंद सिंह पंवार, गोविंद सिंह पंवार ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया है। हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी, जो भी पॉइंट आपको ऐड करवा रहे हैं जी हम लोग यहाँ पर जी, इन सभी पॉइंटों को पेज पर लिख करके आप लोग अपनी कॉपी में अपनी परीक्षा वाणी में चिपका दोगे वहां पर जी, जहां पर आप लोगों का दिया है वहां पर जो वन आंदोलन का टॉपिक है परीक्षा वाणी में वहीं पर चिपका देंगे जी। देखिए जरा जी आगे आगे चलते हैं हम लोग जरा यहाँ पर जी, आइए जरा। अब देखो ये सारी बातें तो आगे हम लोग यहाँ पर देखकर चलें जी, पढ़ चुके थे यहाँ पर जी। अब वन संबंधी आंदोलन में हम लोगों ने जो बात की है, जो नोट करा है, इसे आप लोग किताब में लगा कर चलोगे जी पॉइंटों को जी। अब यहाँ पर एक आंदोलन और आपको बता देते हैं जी, ध्यान देकर चलना, एक और लिखवा देते हैं जरा, ध्यान देना जरा। खास पट्टी हो चुका, संपूर्ण कुमाऊं में वन आंदोलन, मंडल फाटा हो चुका, बड़ियारगढ़ हो चुका। एक और लिख लीजिए 6 नंबर पर जी, 6 नंबर पर जी। एक है हैवल घाटी, हैवल घाटी वन आंदोलन। तो देखो जिस समय चिपको आंदोलन चल रहा था, चिपको आंदोलन के दौरान रैणी गांव में भी, लाता गांव में भी जगह जगह पर लोग अपने वृक्षों को बचाने के लिए चिपक जाते थे और वहां से वन विभाग की टीम को मजबूर होकर के अपने जो वृक्ष काटने के लिए आए थे उन्हें मजबूर होकर के भागना पड़ता था। इसी प्रकार से वन विभाग की टीम वहां से भाग करके कहां पहुंची है, हम लोग देखते हैं हैवल नदी के क्षेत्र में पहुंची है। हैवल नदी के क्षेत्र में पहुंचे वन विभाग की टीम, जो नरेंद्र नगर से एक नदी आ रही होते हुए हैवल नदी जी। हम लोग देख कर चलेंगे हैवल नदी घाटी में एक आंदोलन चला, फिर वहां पर जो लोग वहां पर भी पहुंचे वन विभाग की टीम का विरोध करने के लिए, उसका नाम मिला जी हैवल घाटी वन आंदोलन, हैवल घाटी वन आंदोलन नाम मिला जी। प्रश्न बनता है हैवल घाटी वन आंदोलन कब का है, तो हम लोग देख कर चलेंगे 1974। हैवल घाटी वन आंदोलन 1974 का है। अब देखो किसके नेतृत्व में हुआ, देख कर चलेंगे। और कहां हुआ, तो पहले तो ध्यान रखेंगे हम लोग टिहरी में हुआ हैवल घाटी वन आंदोलन। और देखो किसके नेतृत्व में हुआ, किसने चलाया, तो नेतृत्व में ध्यान रखेंगे एक हम लोग यहाँ पर जी, जो मुख्य नाम है बचनी देवी, बचनी देवी, बचनी देवी के नेतृत्व में हम लोग देख कर चलेंगे हैवल घाटी वन आंदोलन चला है। इसी के साथ में हम लोग एक पॉइंट और देखें जी, वनों को बचाने के लिए हैवल घाटी में एक समिति बन गई हैवल घाटी के लोगों की। तो हम लोग देखकर चलेंगे हैवल घाटी के लोगों ने, हैवल घाटी के लोगों ने 1977 1977 में 1977 में देखकर चलेंगे हैवल घाटी वन संघर्ष समिति बनाई। 1977 में हैवल घाटी वन संघर्ष समिति, याद रखना कब की है ये संघर्ष समिति, इसे याद रखकर चलना। तो हटा देते हैं इसको, जरा दोबारा लिखते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। हैवल घाटी वन संघर्ष समिति, हैवल घाटी वन संघर्ष समिति कब की है, तो हम लोग देखेंगे 1977 की है हैवल घाटी वन संघर्ष समिति। 1977 में हैवल घाटी वन संघर्ष समिति बनी है 1977 में, हम लोग देखकर चलेंगे। 1977 में हैवल घाटी वन संघर्ष समिति बनी है, 1977 की है हैवल घाटी वन संघर्ष समिति। एक पॉइंट ये भी है वनों से जो संबंधित था हम लोगों ने। अब देखो ये जो सारी बातें थी ये हम लोग पढ़ चुके थे जी, इन्हें वन आंदोलन से संबंधित। अब आते हैं जी हम लोग यहाँ पर जी वन संबंधी योजनाओं पर, ये हेडिंग था ना यहाँ पर जी, वन आंदोलन के बाद वन संबंधी योजना है। और जो वन आंदोलन आपको हमने पढ़ाया है उस पेज पर जो आप लोगों ने नोट किया है, उसे नोट करने के बाद जहां पर वन आंदोलन परीक्षा वाणी में लिखे हुए हैं उस पेज को वहीं पर चिपका देना, उस पेज को वहीं पर चिपका देना आप लोग नोट करने के बाद। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी
वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाएं। किताब को अंडरलाइन करना, जितना पॉइंट बताएंगे केवल उतना ही अंडरलाइन करके चलना, और जो पॉइंट इसमें हमें लिखने के होंगे उन पॉइंटों को हमारे साथ लिखकर भी चलना। तो ध्यान देंगे जरा हमारे साथ इन पर जी। तो देखे जरा जी, हम लोग देखेंगे सबसे पहले मिश्रित वन खेती मॉडल। इतनी बात को अंडरलाइन करना हमारे साथ। मिश्रित वन खेती मॉडल, केवल इतनी ही बात जो बताएंगे केवल। मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया? तो हम लोग कहेंगे जगत सिंह चौधरी ने दिया। मिश्रित वन खेती मॉडल किसका है? जगत सिंह चौधरी का। इन्हें किस नाम से जानते हैं? जंगली के नाम से। तो जंगली के नाम से जानते हैं जगत सिंह चौधरी को। ये कहाँ के निवासी है? कोटमल्ला गांव के। और कोटमल्ला गांव कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के कोटमल्ला गांव के निवासी जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित वन खेती मॉडल दिया हुआ है जी। मिश्रित वन खेती मॉडल दिया है जगत सिंह चौधरी ने। आइए जरा आगे, आगे लिखा है देखो जरा, इस प्रयास के लिए उन्हें आर्यभट्ट सम्मान मिला। मिश्रित वन खेती क्या है कि वनों के बीच में हम लोग अपनी खेती को कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि खेती को भी जल मिलेगा, सिंचाई मिलेगी, खाद मिलेगा, उर्वरक मिलेगा, और उससे क्या होगा जी? वनों का भी विकास होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिश्रित वन खेती मॉडल में जी। तो इस प्रकार से हम लोग देखकर चले जी। तो देखो जरा यहाँ पर जी 2006 में जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान मिला है। अंडरलाइन करके चलना कि जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट पुरस्कार कब मिला? 2006 में मिला है। इसी के सामने एक पुरस्कार और लिख रहे हैं जी हम लोग। इसी के सामने एक पुरस्कार और लिख रहे हैं। उस पुरस्कार का नाम है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिल रहे हैं? जगत सिंह चौधरी को। वृक्ष मित्र पुरस्कार। वृक्ष मित्र पुरस्कार जगत सिंह चौधरी जंगली को कब मिला? 2000 में मिला। एक पुरस्कार और लिख रहे जी हम लोग जी, गोरा देवी पुरस्कार। जगत सिंह चौधरी जंगली को गोरा देवी पुरस्कार। गोरा देवी पुरस्कार जगत सिंह चौधरी जंगली को कब मिला है? तो 1995 में। 1995 में जगत सिंह चौधरी जंगली को गोरा देवी पुरस्कार मिला है। हम लोग देखकर चलेंगे। वृक्ष मित्र पुरस्कार 2000 में, गोरा देवी पुरस्कार 1995 में। ये वृक्ष मित्र पुरस्कार को भी हम लोग जानकर चलेंगे। अब देखो जरा, हम लोग जानते हैं वृक्ष मानव। वृक्ष मानव यहां पर देखिए अंडरलाइन करके चलना। वृक्ष मानव के नाम से भी अंडरलाइन करना पॉइंट को। किसे जानते हैं वृक्ष मानव के नाम से? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करके चलना इस पॉइंट को। क्यों जानते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में वृक्ष विहीन पहाड़ों, तो वृक्ष विहीन पहाड़ का मतलब क्या है? वे पहाड़ जहां पर वृक्ष नहीं है, वे पहाड़ जहां पर वृक्ष नहीं है उन्हें कहते हैं वृक्ष विहीन पहाड़। उन पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण का मतलब है वृक्षों को लगाया, वृक्षों को उगाया। तो वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षों को उगाया है विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने। इस कारण से उन्हें वृक्ष मानव के नाम से जानते हैं। तो वृक्ष मानव का नाम किसका मिला है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी का पर्सन बनकर आ जाते हैं, इसलिए देखकर चलना है। इसके बाद इंपोर्टेंट लाइन और देखे जरा यहां पर परीक्षावाणी में। वन पंचायत, ये यहां पर ध्यान देंगे। वन पंचायत को देखे जरा। वन पंचायत ब्रिटिश काल में वन पंचायत का गठन 1931 से हुआ। वन पंचायतों का गठन की व्यवस्था की गई। तो ब्रिटिश शासन काल में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? 1931। तो उत्तराखंड में ध्यान रखकर चलेंगे वन पंचायत कब बनी है? 1931 में वन पंचायत बनी। ये बात भी अंडरलाइन करेंगे। वर्तमान में राज्य का लगभग 18.86% वन पंचायतों के अधीन है। हम लोग देखकर चलेंगे उत्तराखंड का लगभग 18.86% वन पंचायतों के अधीन मिल रहा है। हमें देखकर चलना है। पर्सन बनकर चलता है कि वन पंचायतों के अंतर्गत कितना वन आता है? तो 18.86% वन पंचायतों के अधीन आता है। नए कानून के अनुसार देखे जरा, नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। हम लोग देखकर चलेंगे। वन पंचायतों में 9 सदस्य हैं, उन 9 में से 4 महिला का होना अनिवार्य है। 9 में से जी जो वन पंचायत बनी है 1931 में पहली बनी, तो नया कानून जो आ रखा है वन पंचायतों में, वहां पर कुल 9 सदस्य हैं, तो 9 सदस्यों में से 4 महिला का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी हाल ही में देखो वन पंचायतों में कुल सीटों का 50% अंडरलाइन करना, महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। तो वन पंचायतों में महिलाओं का कितना आरक्षण है?
50%। ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न उठ चुका कई बार जी कि वन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बताना है, कितना है वन पंचायतों में। तो वन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण हम लोगों ने देखा है तो कितना मिला है जी, 50% आरक्षण मिला है वन पंचायतों में महिलाओं का। आइए जरा जी आगे एक पॉइंट और देखें, नर्सरिया। हम लोग देखकर चलेंगे जी नर्सरिया। जो नर्सरिया हम लोग देखें यहां पर जी, इनमें ध्यान देंगे जरा। यहां से प्रश्न जो बनता है नर्सरियों से क्या है जी, प्रश्न देखे जी। वृक्षारोपण की, ये लिखा है देखो, वृक्षारोपण की तकनीकी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए, मतलब जो वृक्ष उगाए जा रहे हैं उससे हम लोग देखें एक अच्छी रूपरेखा में बहुत ज्यादा वृक्षों को उगाया जाए। किस प्रकार से उगाया जाए, तो ऐसी तकनीकी में हम लोग देखकर चले क्या मुख्य भूमिका है, तो नर्सरियों की मुख्य भूमिका है। तो के लिए राज्य में कई हाईटेक वन नर्सरियां स्थापित की गई है। तो हम लोग देखें 6 जनवरी 2006 को, इस बात को अंडरलाइन करें, 2006 राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। पौधरोपण नीति, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई है, तो 2006 में आई है पौधरोपण नीति। इंपोर्टेंट लाइन है जी 2006। इस प्रकार पौधरोपण नीति लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य हो गया है। तो पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है जी, तो उसका नाम हम लोग देखकर चलेंगे जी। क्या मिलेगा जी, पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड। 2006 में उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की गई और पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड मिला। हमें ध्यान रखकर चलना, आगे चलना। यहां पर ध्यान दे जरा, यहां पर एक पॉइंट लिखा है दूधातोली लोक विकास संस्थान। इंपोर्टेंट है जी, ये भी पेपर में आ चुका जी प्रश्न, कई बार पेपर में उठ चुका प्रश्न, ध्यान से पढ़ना जरा। दूधातोली लोक विकास संस्थान कहां पर है, तो ये लिखा जी उपरेखाल गांव पौड़ी में। दूधातोली लोक विकास संस्थान कहां बना है, तो उपरेखाल गांव पौड़ी में बना है। किसने बनाया इस संस्था को, सच्चिदानंद भारती ने। सच्चिदानंद भारती के माध्यम से यह संस्था बनी है। सच्चिदानंद भारती पेशे से क्या है, एक शिक्षक है। एक शिक्षक है। क्या उद्देश्य है इस संस्था का, तो इसने कहा बरसाती पानी को जल तलैयाओं में रोककर बेकार चले जाने वाले पानी की अधिकतम सदुपयोग के प्रयास में लगे हैं ये। तो बेकार चले जाने वाले पानी को बचाकर उसका सदुपयोग करना है, ये उद्देश्य है। तो एक प्रकार से पानी की समस्या को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती ने क्या चलाया है यहाँ पर जी, दूधातोली लोक विकास संस्थान को बनाया है सच्चिदानंद भारती ने। आइए जरा आगे, आगे लिखा है जी यहाँ पर जी इको टास्क फोर्स। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, इको टास्क फोर्स। इको टास्क फोर्स इंपोर्टेंट है जी। इको टास्क फोर्स का संबंध किससे है और कब बनी, दोनों पॉइंट को देखकर चलना। पहले तो देखें हम लोग इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, 2008-9 में हुआ। 2008-9 में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया, अंडरलाइन करेंगे। 2008-9 में इको टास्क फोर्स बनी है। और कौन इसमें भर्ती किए गए इको टास्क फोर्स में, तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए इको टास्क फोर्स बनी। अब देखो दो काम हो गए, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल गया और वनों को सुरक्षा मिल गई। देखो रोजगार देने, वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा देने, वनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चला गया। तो हम लोगों ने कहा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनों में वृद्धि करने और वनों की सुरक्षा करने, वनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इको टास्क फोर्स बनी है 2008-9 में। तो इको टास्क फोर्स का गठन कब का है, 2008-9 का है। वनों की सुरक्षा के लिए यह बनाई गई है और इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। तो हम लोगों ने ये वन संबंधी योजना भी हम लोगों ने आज पढ़ी है। यहाँ पर वन आंदोलन हो चुके, वन संबंधी योजना हो चुकी, इसमें ये जो वन्य जीव संरक्षण है हम लोग पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, इन्हें भी ये समाप्त कर चुके हैं। आगे तक का सारा मैटर हम लोग इस चैप्टर का समाप्त कर चुके हैं जी। आगे सारा समाप्त हो चुका है जी ये चैप्टर हमारा जी। आगे अब बस इसमें ये सब चीज पढ़ चुके हैं जी हम, जितना भी आगे आप लोग पीछे से आप लोग क्लासों को देख सकते हैं, सब काम हो चुका है जी। अब इसमें हमारा काम क्या बचा वो भी दिखा देते हैं जरा। आइए ये देखिए जरा, इस चैप्टर में ये पहला पेज बचा है यहाँ पर जी ये है वन रिपोर्ट, ये बचा जी। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र ये बचा, और क्या बचा जी, एक पेज और बचा जी, ये बचा जी यहाँ पर जी राज्य के प्रमुख बुग्याल, ये बचे। इन्हें बहुत तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इससे और कैसे प्रश्न हम लोग इसे निकाल कर देंगे आपको जी, और कैसे याद होगा
ये भी बताकर चलेंगे जी। आप लोग थोड़ा प्रयास करना, थोड़े में ही ज्यादा याद हो जाएगा जी, ये भी बताकर चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बुग्याल है आपके जी, तो इनके लिए हम लोग अलग से आपको लेक्चर बनाकर देते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो चैप्टर अध्याय नंबर 6 चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और जितने भी लेक्चर इसके थे, अगर किसी ने नहीं देखे तो एक बार पहले तो उन्हें देखना, देख करके किताब को अंडरलाइन करना, और अंडरलाइन करके फिर सारी किताब को जो हम लोगों ने अध्याय नंबर 6 में पढ़ा है, सारे लेक्चर जो पढ़ा रखे हैं जी, अध्याय नंबर 6 को फिर किताब से पढ़ना, बार बार पढ़ के स्पीड बना दो उसकी जरा, जो बहुत जल्दी में समाप्त हो जाए टॉपिक जी आपका जी। ऐसी स्पीड खड़ी कर दो यहाँ पर जी चैप्टर की, मतलब पढ़ने में फिर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो पेपर निकालने में समस्या आ जाएगी। आप लोग टाइम कब कम लगाओगे, जब बार बार पिछले लेक्चरों का भी आप लोग रिवाइज कर दोगे। तो आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ी है, पिछले लेक्चर परीक्षा वाणी के नहीं सुने हैं जिन बच्चों ने, तो पीछे हम लोग इसमें काफी चैप्टर करा चुके हैं। उन सभी चैप्टरों को आप लोग धीरे धीरे से पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए किताब को, और फिर बार बार किताब को ही पढ़ना। बार बार लेक्चर मत सुनना, आप लोग कहीं आवश्यकता पड़ी तो सुन लेना, लेकिन किताब को बार बार पढ़ना जी फिर जी, ताकि आप लोग उसे बार बार पढ़ने से बहुत जल्दी समाप्त करने लगो जी, और चीजें आपकी रुक जाए जी। तो लेक्चर को यहीं पर छोड़ देते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो, तो हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में लगभग प्रयास करते हैं, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उसे एंड कर ले यहाँ पर जी। तो देख कर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग, और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर सामने आ चुका है जी अब यहाँ पर जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।